नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल गो विथ स्टोरीज़ में। यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 12। अब आगे। गाड़ी सर्विसिंग के लिए मेरे पास आती है। इस्तेमाल के वक्त जब उसमें कोई नुक्स निकलेगा तो किस पर शक किया जाएगा? बाय गॉड, यह तो हमने सोचा ही नहीं, राकेश के मुंह से निकला। इस समस्या का कोई हल तो होगा, तीरथ सिंह बोला। बोलो सरदार साहब, ठाकुर बोला। मुझे सरदार मत कहो, विमल चिढ़कर बोला। पहले ही कह चुका हूँ। सॉरी, बोलो भाई साहब। हमें उन दोनों कनेक्शन में एक ऑटोमेटिक टाइम क्लॉक लगानी होगी। उस टाइम क्लॉक को हम इस प्रकार फिक्स करेंगे कि दोनों कनेक्शन वैन के सफ़र पर रवाना होने के बाद ही कटेंगे। ऐसी क्लॉक मिल जाती है? ठाकुर संदिग्ध स्वर में बोला। हाँ, तुम यह काम कर सकते हो? कर सकता हूँ। शुक्रिया, ठाकुर हर्षित स्वर में बोला। मैं नहीं कहता था तुम्हारे तजुर्बात से हमें बहुत फ़ायदा होगा। विमल खामोश रहा। ये बहुत उस्ताद आदमी है भैया, ठाकुर राकेश से बोला। कई बड़े तगड़े हाथ मार चुका है ये। हमारी तो यह पहली ही कोशिश है, इसके मुकाबले में तो हम नौसिखिए हैं। हमेशा की तरह इस बार विमल ने प्रतिवाद नहीं किया। बसंत कुमार, ठाकुर आगे बढ़ा। इस बात का इंतजाम भी तुम्हारे गैरेज में ही होना है कि बक्से के भीतर मौजूद गार्ड हम पर गोली ना चला सके। कैसे? जिन 4 सुराखों का राकेश ने जिक्र किया है उसके भीतर तुम्हें चूड़ियाँ डालनी होगी और उन सुराखों के नाप के अर्थात 1 इंच व्यास के 4-5 पेंच बनाने होंगे। उन चूड़ियों के सुराखों में फिट किए जा सके। वे पेंच भीतर की तरफ से नहीं खोले जा सकेंगे। उनके लग जाने के बाद भीतर मौजूद गार्ड हम पर गोली नहीं चला सकेगा। लेकिन पेंच लगाने की नौबत आने से पहले तो वह गोली चला सकता है, प्रहलाद बोला। वह हालात से खुश नहीं था। वे लोग ऐसी सशस्त्र डकैती की योजना बना रहे थे जिसमें 3 आदमियों की जानें भी जाने वाली थी। पकड़े जाने पर फांसी का फंदा लगने गले में पड़ना निश्चित था। वह एक बड़ा मुखत्तर सा वक्फा होगा, ठाकुर बोला। उस वक्फे हमें सावधान रहना होगा। और फिर बक्से वाले गार्ड को यह तो मालूम नहीं होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। वह हर स्थिति में स्वयं को भीतर सुरक्षित समझेगा। इसलिए उम्मीद है कि वह तब तक गोली नहीं चलाएगा जब तक उसे अपनी जान और बैंक के माल को खतरा नहीं दिखाई देगा। और वह खतरा उसकी निगाह में तो दिखाई देना संभव ही नहीं है। अगर वैन चलने से पहले ही किसी ने सुराख में चूड़ियाँ पड़ी देख ली। तीरथ सिंह बोला। कोई नहीं देखेगा, ठाकुर बोला। वह चूड़ियाँ सुराखों के बीच में होगी और एकदम उसके साथ आंख जोड़े बिना दिखाई नहीं देने वाली। और ऐसा भला कोई क्यों करेगा? बक्से के भीतर मौजूद गार्ड का क्या इंतजाम होगा? विमल ने पूछा। वह चूहेदान में फंसे चूहे की तरह अपने बक्से में फंसा रहेगा, ठाकुर बोला। हम उसकी परवाह किए बिना वैन को प्रहलाद के ट्रक में चढ़ा देंगे और वहाँ से कुछ कर जाएंगे। वह कुछ नहीं कर सका। वह चीख चिल्ला सकता है, उल्टे तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। वैन ट्रक में होगी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी। ज़रूर निकलेगी। वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगा तो ज़रूर निकलेगी। वह अपने बख्तरबंद वॉल्ट में सुरक्षित है। वह भला चिल्लाने से क्यों डरेगा? और फिर न ट्रक साउंड प्रूफ है न वैन का बक्सा। वैन का बक्सा तो है, जब उसके चारों सुराखों भी बंद कर देंगे तो आवाज़ किधर से निकलेगी? वह सांस किधर से लेगा? क्या मतलब? मतलब यह कि जो आदमी वैन के पीछे के बक्से में बंद है उसके सांस लेने के लिए हवा आने का कोई रास्ता भी वैन में होगा। इस काम के लिए वे 4 सुराख काफ़ी नहीं।
ठाकुर ने राकेश की तरफ देखा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं, राकेश के मुंह से निकला। यह भी नहीं सोचा होगा कि गले में फांसी का फंदा पड़ सकता है, विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। राकेश कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने जोर से आवाज लगाई, मीना। मीना बाथरूम से बाहर निकली। उस वक्त वह एक साड़ी पहने थी और बड़ी नाजुक, बड़ी कमसीन लग रही थी। ठाकुर को वह साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी वासनामय आंखों को उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका वही रूप प्रकट हो जा रहा था जो थोड़ी देर पहले छल्लावे की तरह उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। प्रहलाद को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़की ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। उसके शरीर का स्पर्श, उसके होठों का चुंबन अभी भी उसके जेहन में ताज़ा था। क्या ऐसा कोई और मौका भी हासिल हो सकता है? शायद हो सके। उस क्षण उसने फैसला किया कि चाहे उम्र कैद हो या फांसी लगे, वह उन लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। शायद फिर कोई पहले से बेहतर मौका। विमल ने पाया कि और लोग मीना को परख रहे थे और मीना उसे परख रही थी। खूबसूरत वह निश्चय ही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में पत्नी जैसा पवित्रता नहीं, कॉर्ल गर्ल जैसी चंचलता थी। विमल ने मन ही मन दावे से कहा कि वह औरत जिंदगी भर किसी एक मर्द की बनकर नहीं रह सकती थी। राकेश अपनी बीवी को देखकर यह फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि वह साड़ी में ज़्यादा खूबसूरत लगती थी या जीन्स या स्कर्ट में। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो वह तभी लगती थी जब कुछ नहीं पहनी होती थी। इतनी मुद्दत उसने मीना के साथ रहते हो गई थी, लेकिन अभी भी वह केवल उसकी सूरत देखकर उत्तेजित हो जाता था। कैसा तौबाकशिकन हुस्न था कमबख्त का। कपड़ों में तो छुपा ही नहीं पाता था। उस ठाकुर पर गुस्सा आने लगा जिसके अकस्मात आगमन से उसके आनंद में विघ्न पड़ गया था। खैर, बाद में ही सही। आज वह बैंक में वापस नौकरी करने नहीं जाने वाला। वह मौजूदा पुरुषों में केवल तीरथ सिंह इकलौता आदमी था जिसके मन में मीना के लिए अच्छा बुरा कैसा भी कोई ख्याल नहीं था। वह तो केवल उसे दौलत के सपने देख रहा था जो उसे हासिल होने वाली थी और जिसके वह करीब और करीब होता जा रहा था। मीना ने प्रश्नसूचक नेत्रों से अपने पति की ओर देखा। जरा दूरबीन लाना, राकेश बोला। मीना अलमारी में से एक दूरबीन निकाल लाई। उस दूरबीन की सहायता से राकेश ने खिड़की से बाहर बैंक के कंपाउंड में झांका। वह कुछ क्षण कंपाउंड में खड़ी वैन को देखता रहा और बोला, वैन की छत में हवा के लिए एक छोटा सा रास्ता है। देयर आर यू, विमल बोला। यह तो समस्या हो गई, ठाकुर बोला। कोई समस्या नहीं, राकेश बोला। हम में से कोई छत पर चढ़ जाएगा और हवा वाले सुराख में से भीतर मौजूद गार्ड को गोली मार देगा। उससे पहले उसी सुराख में से गार्ड उसे गोली मार नहीं देगा, विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। और बुलेट प्रूफ जाली उस सुराख पर भी जरूर लगी होगी। राकेश खामोश हो गया। और फिर वह सुराख इतना बड़ा नहीं कि भीतर बक्से में झांका जा सके। पता नहीं गार्ड भीतर कहाँ हो। राकेश बगले झांकने लगा। भाई साहब, उस गार्ड को मारना जरूरी है, विमल बोला। लेकिन कैसे? ठाकुर परेशान हाल स्वर में बोला। उसे तो बक्से में किले जैसा सुरक्षा उपलब्ध है। वह उसी हवा में मारा जा सकता है जिसमें सांस लेकर उसे जिंदा रहना है। मतलब? वैन का इंजन चालू करके एग्जॉस्ट पाइप के साथ हम एक रबड़ की लंबी ट्यूब जोड़ देंगे और उस ट्यूब के दूसरे सिरे को वैन की छत पर मौजूद हवा के रास्ते के साथ लगा देंगे। बक्से में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दाखिल होने लगेगी। उस घातक गैस से गार्ड का दम घुट जाएगा और चुपचाप मर जाएगा। इजी। ठाकुर ने विमल को गले लगा दिया।
मान गए उस्ताद, वह प्रशंसात्मक स्वर में बोला। मुझे तो आप अपने सपनों का महल धराशायी होता दिखाई दे रहा था। अरे छोड़ो तो, विमल उसकी पकड़ में छटपटाता बोला। ठाकुर ने उसे छोड़ दिया। वैन में टाइम क्लॉक फिक्स की जानी है, विमल बोला, इसलिए हमें पक्का मालूम होना चाहिए कि वैन बैंक से किस वक्त रवाना होगी। हमें मालूम है, राकेश बोला। मैं बैंक में ही नौकरी करता हूँ। मैं कई महीनों से बैंक को वॉच कर रहा हूँ। वैन हर पहली तारीख को 8:45 बैंक से रवाना होती है और ठीक 9:30 वह छावनी के भीतर दाखिल हो रही होती है। तो फिर मैं टाइम क्लॉक को ऐसा फिक्स कर दूंगा कि 8:50 पर इग्निशन को कंट्रोल करने वाला स्विच भी कट जाए और इमरजेंसी ब्रेक भी कट जाए। ठीक है। वैन में कोई सायरन वगैरह तो इंतज़ाम नहीं है? नहीं। पक्का मालूम है? हाँ। किसी वायरलेस सिस्टम का? नहीं। यह पुलिस स्टेशन से 2 वे रेडियो का? नहीं। होता तो मुझे खबर होती, ठाकुर बोला। वैन को कहाँ लूटने का प्रोग्राम है? जाहिर है रास्ते में, राकेश बोला। बैंक के अहाते में लदान के वक्त बैंक के पास भी नहीं भटका जा सकता। सिक्योरिटी का कुछ ऐसा ही इंतजाम है वहाँ। या दूसरे सिरे पर तो बैंक की हिफाजत के लिए पूरे फौज मौजूद हैं, लेकिन रूट पर हम केवल एक ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी गार्ड से निपटना होगा, जिनसे निपटने का इंतज़ाम हम कर ही चुके हैं। जहाँ पर काम होना है वह जगह चुन ली है आप लोगों ने? न केवल वह जगह चुन ली है, ठाकुर बोला, बल्कि डकैती के माल को घटना स्थल से फौरन दूर पहुंचा देने का प्रोग्राम भी हमने निर्धारित किया हुआ है। क्या प्रोग्राम है? ठाकुर धीरे धीरे उस सारी योजना को समझाने लगा।